हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एलसी सर्किट सीरीज, यानी श्रेणी क्रम में एल और सी जुड़े हुए हैं। एल मीन्स हुआ इंडक्टर, सी मीन्स कैपेसिटर यहाँ पर हुआ, ठीक है। यानी प्रेरक और संधारित्र सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि जो हमारा प्रेरक होता है, ठीक है, ये हमारा इंडक्टर जो है, इंडक्टर पर करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज होता है। और वो फेज जो हमारा वोल्टेज होता है वो लीडिंग में होता है और करंट लैगिंग में होती है। तो 90 डिग्री लीडिंग है, तो हमने ये हमारी करंट की लाइन हुई और इस पर हमने 90 डिग्री पर ये हमने वोल्टेज बना दिया, ठीक है, VL, यानी इंडक्टर पर वोल्टेज। दूसरा देखो स्टूडेंट, कैपेसिटर पर क्या होता है कि करंट लीडिंग में होती है 90 डिग्री वोल्टेज से कैपेसिटर में। तो हमने करंट की लाइन ये ले रखी है, तो ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग पर है, इसका मतलब वोल्टेज इससे लैगिंग पर है 90 डिग्री, यानी पश्चगामी है। वोल्टेज पश्चगामी है तो नीचे कर दिया हमने, ठीक, और इसमें अग्रगामी है, ठीक है। तो जब पश्चगामी है तो उसको हमने नीचे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि VL ऊपर हो गया और VC नीचे हो गया। तो जो नेट वोल्टेज होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। VL और VC का नेट वोल्टेज यही है हमारा V, जो दोनों पर अप्लाई है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा नेट वोल्टेज हुआ वो क्या हुआ, V इक्वल टू VL माइनस VC। हमने ऐसा साइन इसलिए लगाया कि वोल्टेज ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। अगर VC ज्यादा होगा तो आप इधर VC को लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग VL को लिखते हैं IXL, ठीक है, और VC को लिखते हैं IXC, ठीक है। इन दोनों में देखो स्टूडेंट, हम I कॉमन कर सकते हैं। I कॉमन कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर V इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा V इज इक्वल टू I ब्रैकेट में हो गया XL और माइनस XC, ठीक है। ऐसा माइनस का ये साइन पॉजिटिव डिफरेंस होता है, यानी दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें छोटा प्लस माइनस करके लेंगे जो है, ठीक है। यहां से V अपान I की वैल्यू क्या आ गई, V अपान I इज इक्वल टू XL माइनस XC। अब देखो स्टूडेंट, जो V अपान I हमारा होता है ये Z होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम Z लिख दें तो यहां से क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू XL माइनस XC, ठीक है। ये Z का हमारा फार्मूला हुआ। V अपान I को Z लिखते हैं वो, ठीक है। Z क्या, इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का फार्मूला XL माइनस XC हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, इसमें रेजोनेंस कैसे होता है, अनुनाद कैसे होता है, ठीक है। इसको अनुनाद कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर सेम, देन सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट एंड कंडीशन ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस मतलब क्या होगा कि जब इन प्रेरक और संधारित्र पर विभवांतर समान हो, किस पर, प्रेरक और संधारित्र पर विभवांतर यानी वोल्टेज समान है, ठीक है। उस स्थिति में जो हमारा ये सर्किट है इसको अनुनादी परिपथ कहते हैं और इसकी स्थिति जो है वही अनुनाद है। यानी अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, यह VL हमारा VC के इक्वल होता है,
VL इज इक्वल टू VC होता है। ठीक है, अनुनाद का मतलब हुआ कि दोनों पर वोल्टेज सेम हुआ, VL और VC पर। अब स्टूडेंट अगर दोनों पर वोल्टेज सेम हुआ तो हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए VL को हम लोग लिख सकते हैं IXL, ठीक है, इज इक्वल टू IXC। ठीक है, I दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, XL इज इक्वल टू XC होगा। यानी ये भी रेजोनेंस यानी अनुनाद की कंडीशन होगी। ठीक है, अनुनाद की पहली कंडीशन हमारी ये बनेगी VL इज इक्वल टू VC, दूसरी कंडीशन बनेगी XL इज इक्वल टू XC। यानी अगर XL इज इक्वल टू XC है तो उसका मतलब हुआ कि अनुनाद की स्थिति है। अब XL का फार्मूला हमने क्या बताया स्टूडेंट, ओमेगा L आपको बताया है, और XC का फार्मूला क्या बताया, 1/ओमेगा C बताया है। ठीक है, यहां से अगर देखो स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लें तो 1/LC आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारा ओमेगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC हो जाएगा, 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इज इक्वल टू 1/√LC हुआ। इससे f का फार्मूला आ गया, f इज इक्वल टू 1/2π, ठीक, √LC हुआ। ये f क्या है, f इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, f इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी अनुनादी आवृत्ति है। ये कौन सी आवृत्ति है, f इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक, यानी अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना हो, अगर अनुनादी आवृत्ति को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसी से डिफाइन करिए। ठीक है, इफ पोटेंशियल यानी वोल्टेज, इफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर सेम देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो इसी की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा यही फार्मूले में आया है यहाँ जो। ठीक, यदि प्रेरक और संधारित्र पर विभवांतर समान है, प्रेरक और संधारित्र पर विभवांतर समान है तो प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला कहीं कहीं इसी फार्मूले को ऐसे भी लोग लिख देते हैं, f इज इक्वल टू 1/2π और √1/LC ऐसे लिखते हैं, दोनों एक ही बात लिखी हुई है। यानी ये जो फार्मूला है ये फार्मूला सेम इसके है, जो है जैसे ये फार्मूला वैसे ये फार्मूला है। इसमें आपके पास फार्मूले कौन कौन से बने, एक तो ये फार्मूला बना Z इज इक्वल टू XL माइनस XC, दूसरा इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन 1, ये दूसरा फार्मूला बना VL इज इक्वल टू VC, तीसरा फार्मूला आपका बना XL इज इक्वल टू XC, चौथा फार्मूला बना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ये इसी स्रोत की आवृत्ति है, प्रत्यावर्ती स्रोत की, इसको अनुनादी कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा पांचवा बना। ठीक, जैसे पांचवा है वैसे ही ये भी है, देखिए छठा, इसको आप बना सकते हैं। यानी अनुनादी आवृत्ति, इसके लिए क्या फार्मूला हुआ, f इज इक्वल टू 1/2π √1/LC हुआ। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं LCR सीरीज सर्किट। ठीक है,
एल सी आर का, एल का मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं। श्रेणी वाला हमने लिया हुआ है। देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि जो हमारा इंडक्टर होता है उस पर वोल्टेज जो होता है 90 डिग्री लीडिंग पर होता है, ठीक है। वोल्टेज 90 डिग्री लीडिंग पर होता है, तो इधर हमारी करंट होगी तो वोल्टेज उससे 90 डिग्री पर लीडिंग का तो ऊपर बनाते हैं, लैगिंग का नीचे बना देते हैं। संधारित्र यानी कैपेसिटर पर वोल्टेज हमारा करंट से 90 डिग्री लैगिंग पर होता है, यानी पश्चगामी होता है, ठीक है। तो जब पश्चगामी होता है तो उसको नीचे बना देते हैं, और लीडिंग में अग्रगामी होता है तो ऊपर बना देते हैं। रेजिस्टेंस पर यानी प्रतिरोध पर आई और आर सेम फेज में होते हैं, इसलिए एक ही लाइन पर आई और वी आर दोनों बने हुए हैं। आई और वी आर सेम फेज में होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, वी एल और वी सी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट है, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो हुआ वी एल माइनस वी सी, हमने लिखा हुआ है यहाँ, वी एल माइनस वी सी। ये ऊपर का दोनों के डिफरेंस के बराबर हमने यहाँ ले लिया है। बाकी ये हमारा वी आर हुआ, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वही वी है, और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि यही इन पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इससे रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज। तो हम इसको, इस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है। और फेजर डायग्राम हमने जो बनाया, फेजर डायग्राम, इसको कहते हैं फेज आरेख, ठीक है। इसको कला आरेख कहते हैं। कला आरेख से हम यहाँ देखा कि ऊपर का वी एल माइनस वी सी है और इधर का जो है वी आर है, तो वी आर और वी एल माइनस वी सी 90 डिग्री पर है। तो रिजल्टेंट के लिए हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगा, इसका मतलब वी सी माइनस वी एल होगा तब भी वही आएगा, वी एल माइनस वी सी है तब भी वही आएगा, ठीक है। दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, जो बड़ा होगा उस डायरेक्शन में बनाएंगे आप इसको। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वी आर को आई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, आई स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों पर स्क्वायर लगा तो आई स्क्वायर है ही है। आई स्क्वायर को कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, देखो हमारा आई स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ जो बनेगा, यहाँ का बन जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ का आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक। आई स्क्वायर को उधर कर दें, तो आई स्क्वायर को अगर इधर कर देंगे तो बी अपॉन आई का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों स्क्वायर है, इधर कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो निकल कर आया स्टूडेंट, देखो V अपॉन आई क्या होता है, इम्पीडेंस Z होता है, यानी प्रतिबाधा होती है Z, इसको प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। तो V अपॉन आई को हम क्या लिख देते हैं, V अपॉन आई Z यानी इम्पीडेंस, ठीक, यानी प्रतिबाधा इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको प्रतिबाधा कहते हैं। अब प्रतिबाधा के लिए तो यहाँ हम इसमें देखो, इसमें अगर हम Z इसमें लिख दें तो हमारा Z का यहाँ से फार्मूला आ गया, Z स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी जेड का जो हमारा फार्मूला आया स्टूडेंट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, इफ फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाइव, करंट इस डायरेक्शन का है और हमारा नेट वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज भी है वो इस डायरेक्शन का है, दोनों के बीच अगर फाई है फेज हमारा, ठीक, तो फॉर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक, फेज डिफरेंस के लिए यहीं से इससे हम लोग tan फाई निकाल लेंगे, तो tan फाई हमारा कितना आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू, इधर देखो स्टूडेंट VL माइनस VC है, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और बेस VR हो गया, तो हम लिख सकते हैं VL माइनस VC अपॉन VR, ठीक। अब देखो स्टूडेंट ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं I XL माइनस I XC अपॉन IR लिख सकते हैं। I ऊपर अगर हम कॉमन ले लें तो I से नीचे का I कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर देखिए ऐसे आ जाएगा, I कॉमन ले लेंगे तो XL माइनस XC अपॉन IR हो जाएगा। अब ये I से I कैंसिल हो जाएगा, tan फाई, ठीक है। तो tan फाई के लिए फार्मूला हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R आ गया। इससे हम लोग फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फेज की वैल्यू जो भी आएगी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इनवर्स में लिखना चाहें तो फाई को ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक। अब ब्रैकेट में लिखते हैं XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इसमें पावर फैक्टर अगर हम देखें तो पावर फैक्टर, ठीक है, तो पावर फैक्टर तो हमारा कौन होता है, cos फाई होता है, तो आप जानते ही हैं। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या आता है, सब में वही फार्मूला, यहाँ से cos फाई की वैल्यू निकालेंगे तो VR अपॉन V आएगा, क्या आएगा, VR अपॉन V आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम फार्मूले में रख दें, VR की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं और इसको IZ लिखते हैं, ठीक है। तो इससे cos I से I कैंसिल हो गया, cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z हो गया, ठीक है। यानी इससे हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर को शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि LCR सर्किट जो है वो रिजोनेंट यानी अनुनादी कब होता है, ठीक है। तो अनुनादी में अभी हमने इसके लिए Z का क्या फार्मूला आपको बताया, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये सिंबल इसलिए यूज किया क्योंकि XL XC कोई भी बड़ा होगा तो ये स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा जो है, तो वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको Z को ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L, XC को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 2 पाई FL माइनस 1 अपॉन 2 पाई FC, ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने आपको tan फाई की वैल्यू फाई इज इक्वल टू
एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर लिखते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर हो जाएगा। ये सब फार्मूले आप खुद अपने से बनाइए और लिखिए, ठीक है। tan फाई, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो हमने पीछे आपको बताया था कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल क्या होता है, एक्ससी के इक्वल होता है, यानी एल और सी पर वोल्टेज दोनों के सेम होते हैं, इनके इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम होते हैं। तो हम वही डायरेक्ट इसी से चला रहे हैं, ठीक है। एट रेजोनेंस, ठीक है, एल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी। उस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो स्टूडेंट, इस फार्मूले से अगर हम एक्सएल को एक्ससी रिप्लेस कर दें तो जेड हमारा मिनिमम बन जाता है, ठीक है, यानी जेड मिनिमम होता है, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल यहाँ था, एक्सएल की जगह अब हम क्या रख देंगे, एक्ससी रख देंगे। तो ये आ जाएगा एक्ससी माइनस एक्ससी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, एक्ससी माइनस एक्ससी यानी जीरो हो गया है, तो ये जीरो हो गया तो अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, आर निकल आएगा। जेड मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, आर होगी। जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इधर अगर हम देखें, इसमें देखें tan फाई कितना आएगा स्टूडेंट, तो tan फाई अब यहाँ हो गया, देखो ऊपर क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी हो गया। तो अगर एक्सएल को रिप्लेस कर दें, हम एक्ससी कर दें, तो tan फाई हो जाएगा एक्ससी माइनस एक्ससी अपान आर हो गया, यानी ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। एक्ससी माइनस एक्ससी का जीरो हो जाएगा, जीरो अपान आर का जीरो हो जाएगा, यानी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए स्टूडेंट, इसमें पावर फैक्टर कितना आएगा, देखिए पावर फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर के लिए आप क्या लिखते हैं, कास फाई लिखते हैं, और इसकी वैल्यू आप लिखते हैं आर अपान जेड लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ जेड मिनिमम हो गया हमारा, जो है आर अपान जेड, जेड मिनिमम जो यहाँ पे रेजोनेंस पर जेड मिनिमम हो गया, और जेड मिनिमम है किसके इक्वल, आर के इक्वल है, तो ये हो गया आर बाई आर हो गया, ठीक, यानी कास फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ देखो ऐसे हम बनाते हैं, इधर देखो, ठीक, इधर है फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक, ऊपर हम फॉर्म बनाते हैं जेड, ठीक है, जेड का बनाते हैं। ऊपर क्या हमने बनाया, जेड, इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट, सबसे कम इम्पीडेंस किस पर होगा, रेजोनेंस पर होगा ना, तो सबसे ये ऐसे बनेगा ग्राफ, इसका ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक, ऐसे सबसे कम जो इम्पीडेंस होगा वो रेजोनेंस पर होगा। ये जेड मिनिमम हो गया, और ये हमारी हो गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे एफ रेजोनेंस लिखेंगे, ठीक है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
एफ रेजोनेंस होगा, इसी पर जेड मिनिमम होगा, आगे दोनों ओर ऐसे यू आकार का बनता है, बढ़ता जाता है। अच्छा, एक और हम ग्राफ बनाए। अब इसमें करंट देखो, जब जेड हमारा मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगी, तो इम्पीडेंस का उल्टा करंट का ग्राफ बनेगा। करंट का ग्राफ अगर हम इधर आई का बना दें, इधर एफ बना दें, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे उल्टा। देखिए बिल्कुल उसी का उल्टा ग्राफ बनेगा। यानी सबसे ज्यादा करंट कब होगी, जब एफ रेजोनेंस की होगी, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तब सबसे ज्यादा करंट बनेगी। ठीक है, और उस कंडीशन में आई हमारी कितनी होगी, आई मैक्स होगी, आई मैक्स। ठीक है, अब आई मैक्स का यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, आई मैक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी अपॉन जेड बनेगा, वी अपॉन जेड मिनिमम बनेगा। अब जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी है, जेड मिनिमम वैल्यू तो आर है, तो यानी आई मैक्स का क्या फार्मूला बनेगा, आई मैक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आर बनेगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के हम इसमें कंडीशंस देख सकते हैं, क्या कंडीशंस होती है। तो उस कंडीशन में हमें केवल पॉइंट आपको बताने हैं। पहला पॉइंट क्या होगा कि इस कंडीशन में जेड मिनिमम होगा और वो इक्वल टू आर होगा, यानी इम्पीडेंस हमारा मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू आर के इक्वल होगी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि करंट और वोल्टेज सेम फेज पर होंगे, यानी फेज जीरो है दोनों के बीच। ठीक है, इस सर्किट का जो रेजोनेंट सर्किट है इसका पावर फैक्टर 1 होगा। ठीक है, इसमें हमारी जो मैक्सिमम करंट होगी वो V अपॉन आर होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट और ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, यानी आपसे अगर कोई पूछे नेचर क्या होता है रेजोनेंट सीरीज सर्किट का, तो उसके नेचर में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आप बता देंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा जो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब एलसीआर सर्किट कंडीशनल हो गया। कंडीशनल कैसे हो गया, इसमें करंट और वोल्टेज में लैगिंग और लीडिंग का जो फंक्शन है वो आप पहचानना ऐसे होगा। यहाँ देखो स्टूडेंट कि हमने आपको बताया है कि पहले पॉइंट में देखिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो गया। ठीक, तो ये कंडीशन जो हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसको हम ऐसे अगर लिखें तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होगा। ठीक, ये कंडीशन रेजोनेंस की होगी। कौन सी होगी, रेजोनेंस की होगी। यानी अनुनाद की होगी। ठीक है, ये कंडीशन अनुनाद की होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। यानी फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखो क्या होगा स्टूडेंट, यहां से देखो अगर हम ऐसा देख लें एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हो, एक्सएल जो है वो एक्ससी से बड़ा हो। ठीक है, एक्सएल अगर एक्ससी से बड़ा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। इस कंडीशन में वोल्टेज इज लीडिंग फ्रॉम करंट इन फेज। ठीक है, यानी जो वोल्टेज होगा वो धारा से फेज में लीड कर रहा होगा, ये क्योंकि यहाँ से ये tan phi पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन देखो स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सएल जो हमारा है वो लेस देन एक्ससी हो। ठीक है, यानी इससे क्या हो जाएगा, ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी हो। इस कंडीशन में देखो क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें तो एक्ससी माइनस एक्सएल होगा, तो एक्ससी हमारा बड़ा हो जाएगा। एक्ससी बड़ा हो जाएगा तो हमारी करंट लीडिंग में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वोल्टेज इज लैगिंग, वोल्टेज यहाँ लैगिंग में होगा, यानी पश्चगामी होगा वोल्टेज फ्रॉम करंट इन फेज, फ्रॉम करंट इन फेज। ठीक है, यानी कॉलम में वोल्टेज जो होगा पश्चगामी होगा धारा से, और यहाँ वोल्टेज जो है अग्रगामी होगा धारा से। यहाँ दोनों समान कॉलम में होंगे, वोल्टेज और करंट। देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि जो हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, पहला देखो स्टूडेंट, हमने आपके लिए इसमें क्या बताया था, पहला सीरीज रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी पहला तो हमने आपको बताया कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है। ठीक है, और इनके बेस पर हमने आपको ये भी बताया कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू एफ रेजोनेंट है। ठीक है, रेजोनेंस। ठीक है, एफ रेजोनेंस, और इसका हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते हैं, 1/2 अंडर रूट LC पर 1/LC ऐसे लिखते हैं, या कहीं कहीं इसी को ऐसे लिखते हैं 1/2 अंडर रूट LC लिखते हैं। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ठीक है, तीसरा जो होता है स्टूडेंट, तीसरा देखिए इम्पीडेंस जेड जो होता है वो हमारा मिनिमम होता है। इम्पीडेंस जेड क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी जेड मिनिमम होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आर के इक्वल होती है। जेड मिनिमम हमारा कितना होता है, आर के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें हमारा 4 पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट, 4 पॉइंट ये आता है कि इनमें जो फेज एंगल होता है, यानी फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस इसमें हमने आपको क्या बताया, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री बताया। इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। इसमें दोनों क्या होते हैं, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। ठीक है, और इसमें एक और हमने आपको बताया कि करंट मैक्सिमम होती है, यानी आई मैक्स होता है, और इसकी वैल्यू V/R होती है। इसमें जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसकी वैल्यू I max इज इक्वल टू V/R होती है। पॉइंट नंबर 6,
देखो स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल दैट वोल्टेज अक्रॉस एल और सी कैन बी मोर देन अप्लाइज वोल्टेज वी। ठीक है, यानी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एल और या सी के ऊपर, किसी भी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर वोल्टेज जो हो वो वी से अधिक हो सकता है। ठीक है, यानी जो VL हमारा है, VL, ठीक है, ये हो सकता है मोर देन अप्लाइड वोल्टेज। इट मे बी पॉसिबल, कंटिन्यूअस नहीं होगा, मे बी पॉसिबल। और VC मोर देन V, और नहीं एंड लिखेंगे, ठीक, एंड, क्योंकि VL और C पर वोल्टेज सेम होते हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा इनका वोल्टेज है L और C पर, वो V से ज्यादा हो सकता है। ठीक है।